नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 7 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं संघ प्रमुख के उस बयान से, जहां मोहन भागवत ने कहा है कि देश भर में गोहत्या रोकने के लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि गोहत्या पर लगाम लगाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा कि गोरक्षा के नाम पर जो लोग हिंसा कर रहे हैं उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के नाम पर चंद लोग देश के असली गोरक्षकों की छवि को खराब कर रहे हैं। गौरक्षा के लिए हम प्रयास करते हैं, संघ भी प्रयासरत है, जैन समाज तो बहुत पहले से इसमें प्रयासरत है। संपूर्ण भारतवर्ष में गौवंश हत्या बंदी हो, ये हमारी इच्छा है। अब बंदी हो यानी उसका कानून हो, ये बात सरकार के अधीन है। कई राज्य सरकारों ने, जहां संघ के स्वयंसेवक है सरकारों में, वो कानून लाया है। हमारी इच्छा है पूरे भारतवर्ष के लिए कानून बने। हमारे ये प्रयास बढ़ाते समय भी हमको अहिंसा को ध्यान में रखना पड़ेगा। गाय को बचाने जाए और उस प्रयास में और कहीं पर किसी के मन को ठेस पहुंचे, धक्का लगे, हिंसा हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उससे गोरक्षा के हमारे प्रयास ही बदनाम होते हैं। मोहन भागवत के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। क्या कहना है राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री से योगी आदित्यनाथ की यह पहली 1-to-1 मीटिंग है। इससे पहले आज दिल्ली में 12 साल के बाद इंटर काउंसिल स्ट्रीट की बैठक भी हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल हुए। योगी ने उत्तर प्रदेश के तेज विकास के लिए केंद्र से ज्यादा आर्थिक मदद की मांग की। विकास के रथ को पूरी रफ्तार से हाँकते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दरबार में आज अपनी पहली मांग रख दी। मौका अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक का था। योगी ने उत्तर प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए केंद्र से ज्यादा फंड की मांग की है, यानी यूपी के विकास में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़े और सूबे को ज्यादा से ज्यादा पैसे का आवंटन हो। योगी ने बैठक में कहा, राज्यों को विकास के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए अधिक धन की जरूरत है। पहले से चल रहे विकास को पूरा करना और नए की शुरुआत करना सरकार का लक्ष्य है। स्थायी समिति की सिफारिशों को अंतर्राज्यीय परिषद की अगली बैठक में रखा जाएगा। बैठक के मुद्दों में केंद्र राज्य संबंधों को लेकर पुंछी आयोग की सिफारिशों पर चर्चा भी हुई। बैठक के बाद राजनाथ सामने आए और कहा, फैसले से पहले राज्यों के बीच सहमति बनाने के लिए अभी 1-2 और बैठक की जरूरत है। और बहुत सारे इशू सॉर्ट आउट हुए हैं और मैं समझता हूँ आगे भी अभी 2 बार और सीटिंग की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद फिर फाइनली हम इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग करेंगे, जिसमें सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने राजनाथ से अलग से मुलाकात की। माना जा रहा है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। इससे पहले योगी और अमित शाह के बीच लगभग 1 घंटे तक मुलाकात चली। इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर तो माथापच्ची हुई ही। साथ ही योगी और केशव प्रसाद मौर्य की संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह कौन लेगा, इस पर भी बातचीत हुई। इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में भले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बाकी बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हों, लेकिन केंद्र ने आने वाले दिनों में देश में जीएसटी को बेहतर तरीके से लागू करने के साथ ही केंद्र की तमाम बड़ी योजनाओं पर भी प्रभावी तरीके से आगे बढ़ने की बात कही है। सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी, अन्नपूर्णा भोजनालय और पशुधन आरोग्य योजनाओं का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक योगी ने अब तक लिए गए तमाम फैसलों पर राजनाथ सिंह और अमित शाह से चर्चा की। यूपी में बदलाव की आंधी में ऐसे अभी और फैसले लिए जा सकते हैं। ब्रजेश मिश्रा और कमलजीत संधू के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक।
और अब खबर उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता की दबंगई की। मेरठ में बीजेपी के नेता संजय त्यागी और उनके बेटे अंकित त्यागी ने कानून का जमकर मजाक उड़ाया। पिता पुत्र ने मिलकर नस्ल पुलिस कर्मियों से बदतमीजी की, बल्कि पुलिस से धक्का मुक्की भी की, पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी। सत्ता की सनक जब सिर पर चढ़कर नाचती है तो कानून बेबसी के घूंट पीकर रह जाता है। इन तस्वीरों में बेबस है पुलिसकर्मी। पुलिस अधिकारियों से दो हाथ कर रहे ये मेरठ के बीजेपी के नेता संजय त्यागी हैं। संजय त्यागी का बेटा पुलिस की गाड़ी में बैठा है और संजय त्यागी जबरदस्ती उसे पुलिस की पकड़ से छुड़ाना चाहते हैं। पुलिस कर्मी उन्हें रोक रहे हैं, मगर संजय त्यागी पर बीजेपी नेता होने का गुमान इस कदर हावी है कि वो कानून की परवाह किए बगैर कभी वर्दी वाले की वर्दी खींच रहे हैं तो कभी धक्का दे रहे हैं। ये धक्का मुक्की क्यों हुई, ये कहानी आगे बताएंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी नेता संजय त्यागी की गुंडागर्दी यहीं खत्म नहीं हुई। तस्वीरें देखिए। गाड़ी में बिठाकर संजय त्यागी के बेटे अंकित त्यागी को लेकर पुलिस कर्मी थाने पहुंचे। अभी लॉकअप में अंकित त्यागी पहुंचा ही था कि संजय त्यागी अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे। एक बार फिर उन्होंने थाने को जंग का मैदान बना दिया। बाहर निकलवाकर कुर्सी पर बैठवाइए। वो अपराधी नहीं है, गुंडा नहीं है, बदमाश नहीं है। अरे भैया बैठ गया। दबंगई का आलम यह था कि संजय त्यागी ने अपने समर्थकों के साथ अपने बेटे को हनक दिखाकर लॉकअप से छुड़ा ले गए और पुलिसिया अमला देखता रह गया। अब इस हंगामे की पूरी वजह जान लीजिए। दरअसल संजय त्यागी का बेटा अंकित त्यागी मेरठ से दिल्ली जा रहा था। चेकिंग के दौरान हूटर बजाने पर पुलिस ने उसकी कार को रोक लिया। शीशे पर काली फिल्म चढ़ी थी। पुलिस ने कार से हूटर उतरवाने की कोशिश की तो अंकित का लहू उबाल मारने लगा। दबंग बाप की बिगड़ी औलाद ने पुलिस कर्मियों से बदतमीजी शुरू कर दी। रही सही कसर बीजेपी नेता और आरोपी के पिता संजय त्यागी और उनके समर्थकों ने पूरी कर दी। घटना क्या, हूटर बजा के आ रहा था, हूटर को मैंने रोका था, तो इसी बात पर फिर बदतमीजी करता चला गया। कि आपको हाथ भी छोड़ा? हाँ, ये दो हाथ तो क्या, ये वर्दी मेरी खींची ना, वर्दी के बटन भी टूटे हमारे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ राज्य से गुंडागर्दी खत्म करने की बात कहते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता सत्ता की हनक में कानून को कुचलने पर आमादा है। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी पूरी शक्ति लगा रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली से पटना जा रही वीवीआईपी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के गहमर में लूट ली गई। 1 दर्जन से ज्यादा डकैतों ने राजधानी की 3 बोगियों को अपना निशाना बनाया। न सिर्फ लाखों रुपए की लूटपाट की, बल्कि बदमाशों ने यात्रियों के साथ मारपीट भी की। देश की सबसे वीवीआईपी ट्रेनों में से एक पटना राजधानी में डकैती हुई तो यात्रियों का गुस्सा कुछ ऐसे फूटा। पटना स्टेशन में जीआरपी यानी रेलवे पुलिस से यात्री भिड़ गए। सन्न करने वाली इस वारदात को पटना दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में रविवार तड़के अंजाम दिया गया। डकैत कितने बेखौफ थे, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि एक साथ 3 बोगियों में लूटपाट की गई। दिल्ली से पटना जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 12,310 जैसे ही उत्तर प्रदेश के गहमर पहुंची, लुटेरों की टोली ने बोगियों में कब्जा कर लिया। चश्मदीदों के मुताबिक एक साथ लुटेरे बोगी संख्या B7, B8 और A4 में घुस आए और सोते हुए यात्रियों पर टूट पड़े। लुटेरों ने हथियारों के बल पर लाखों की लूट को अंजाम दिया। विरोध करने वाले यात्रियों के साथ जमकर मारपीट की गई। मुगलसराय से ट्रेन खुली थी और गहमर स्टेशन है, उसका पश्चिम आउटर सिग्नल पर सिग्नल लेट होने के कारण गाड़ी रुक गई थी और गाड़ी रुकी थी। रुकते हैं A4, B7, B8 उसमें कुछ आपराधिक तत्व के लोग थे जो वहां पर उतर गए। पैसेंजर से कुछ
जो उनका बैग था, पर्स था या कुछ ऑर्नामेंट्स था, वो उनका लेकर के वहाँ उतर गया। यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर लुटेरे राजधानी ट्रेन में घुसे कैसे। इसको लेकर दो बातें सामने आ रही हैं। पहला ये कि ट्रेन जब 2 बजे के करीब उत्तर प्रदेश के मुगल सराय स्टेशन पर रुकी तो उसी वक्त अपराधी ट्रेन में सवार हो गए हैं और गहमर के पास आकर उन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। दूसरी बात ये कि गहमर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन सिग्नल न मिलने की वजह से रुकी हुई थी। उसी वक्त अपराधी ट्रेन में सवार हो गए और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि रेलवे ने 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है, पर क्या रेलवे ये गारंटी लेगी कि अब पटना राजधानी के यात्रियों को डकैतों से जूझना नहीं पड़ेगा? रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे हेलमेट पहनना जरूरी है, किसने, किससे और क्यों कहा। जेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मिट्टी घोटाले के आरोप पर अपनी सफाई दी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लालू प्रसाद यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता, उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को ही घोटालेबाज कहा। लालू यादव ने कहा कि इस मामले में बिहार सरकार जांच कर रही है। गलत ढंग से होटल बेचने के आरोप को भी लालू ने बेबुनियाद बताया। लालू ने सफाई दी कि डिलाइट कंपनी 2005 में खरीदी गई, जबकि हर्ष कोचल को 2 होटल 2007 में लीज पर दिए गए। कह रहे हैं कि मिट्टी को छोड़ दिया। अरे मिट्टी क्या करना, जब अगर किसी को 500 करोड़ मिलेगा तो 90 लाख में फंसा रहेगा। तो जब 90 लाख की मिट्टी का मुद्दा तो अब गौण हो गया। अब तो मुद्दा है, इसलिए कुछ चैनल चला रहे मिट्टी को। ये मिट्टी घोटाला कहाँ, ये तो माल घोटाला है। ये तो मिट्टी की अब जांच कौन करेगा? ये मिट्टी की जांच का अब कोई मतलब रह गया? अब तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि साहब ये जो बेनामी संपत्ति को नामी करने का जो प्रयास किया गया है। और लगातार मैं 4-5 दिनों से बोल नहीं रहा था, सब मैं देख रहा था सारी चीजों को, और परिवार को बदनाम करने का, परिवार का ऊपर लगाना, बच्चों पर, पत्नी पर, ये बात लगातार ये वो लोग करते हैं घोटाला जो खुद घोटालाबाज होते हैं। श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान आज बड़गाम में भारी हिंसा हुई। पोलिंग बूथ के बाहर पत्थरबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में भी पोलिंग बूथ के बाहर हिंसा में 6 लोग घायल हुए। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की यह तस्वीर जम्मू कश्मीर के बडगाम की है। श्रीनगर लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव के दौरान चरारे शरीफ के पास सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने अचानक एक मतदान केंद्र पर धावा बोल दिया। मतदान केंद्र पर तैनात सुरक्षा बलों ने जब प्रदर्शनकारियों को भगाने की कोशिश की तो उन्होंने जवानों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने पहले हवा में फायरिंग की, लेकिन भीड़ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। बाद में पुलिस गोलीबारी में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बडगाम के अलावा श्रीनगर और गांदरबल में कई जगहों पर वोटिंग में खलल डालने की कोशिश हुई और नाकाम रहने पर जमकर पत्थरबाजी की गई। मुझे बहुत ही अफसोस है कि इस तरह की वारदातें आज इलेक्शन के दौरान हो रही है। आवाम को बड़ी शांति से वोट डालना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बड़े सब्र से काम लेना हो। पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि कश्मीर में मतदान जो है इसमें हिंसा हो सकती है। यही कारण है कि इंटरनेट मोबाइल सेवाएं भी बंद कर दी गई थी और दूसरे तरह के सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। बडगाम की तरह मध्य प्रदेश के भिंड में भी उपचुनाव में हिंसक झड़प देखने को मिला। गोहर काला पुलिस बूथ पर 2 गुटों के बीच झड़प में 6 लोग घायल हो गए। कुछ जगहों पर जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने एक आदमी 5-5 बार आ रहा था वोट देने के लिए, फिर हमने जब रोकने की कोशिश की, बोला आपको क्या जाता है, किसी का कोई शिकायत नहीं है। देश के 9 राज्यों की 1 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान श्रीनगर और भिंड को छोड़ बाकी सभी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा।
श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ हेमेंद्र शर्मा, भिंड, आज तक। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की वो नसीहत जो उन्होंने हैदराबाद के लोगों को दी। बीच सड़क सचिन का ट्रैफिक ज्ञान भी आप सुनिए। अच्छा, एक प्रॉमिस करो, नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे, ओके? इट्स डेंजरस फॉर यू ना, लाइफ प्रेशियस है बहुत, ओके? इज दैट अ प्रॉमिस? यस सर, थैंक यू सो मच। 100%। जी हां, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपने फैंस को दे रहे हैं हेलमेट पहनने की नसीहत। फिर से सुनिए। जब सेल्फी खिंचाने उनके पास ये दो स्कूटी सवार पहुंचे तो सचिन ने उनसे क्या वादा करने को कहा। अच्छा, एक प्रॉमिस करो, नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे, ओके? इट्स डेंजरस फॉर यू ना, लाइफ प्रेशियस है बहुत, ओके? इज दैट अ प्रॉमिस? यस सर, थैंक यू सो मच। 100%। दरअसल हैदराबाद के व्यस्त ट्रैफिक में सचिन की कार फंसी थी। ठीक उनके बराबर में स्कूटी पर दो लड़के भी थे। दोनों ने मास्टर को कार में बैठा पाया तो खुद को उनके साथ सेल्फी लेने से रोक नहीं सके। बस फिर क्या था, मोबाइल उठाकर दोनों सचिन के साथ फोटो खिंचाने लगे, लेकिन मास्टर का ध्यान उनके हेलमेट पर था। दोनों बिना हेलमेट ही सड़क पर स्कूटी दौड़ा रहे थे तो लगे हाथ मास्टर ब्लास्टर ने उन्हें अगली बार हेलमेट पहनकर स्कूटी चलाने की नसीहत दे डाली। अब नसीहत देने वाला अगर सचिन तेंदुलकर हो तो कोई मना कैसे करे। उनके दोनों फैंस ने तुरंत वादा भी किया। इसके बाद जैसे ही सचिन की कार आगे बढ़ी तो एक बाइक सवार ने उन्हें देखकर हाथ हिलाया। जवाब में सचिन ने भी हाथ हिलाया, लेकिन उसे भी बिना हेलमेट देख वही नसीहत दोहराई। हेलमेट डालो भाई। हैदराबाद की सड़क पर बिन हेलमेट जाते लोगों को मास्टर ब्लास्टर की ये नसीहत जरूर याद रहेगी। लेकिन मास्टर ब्लास्टर की यह नसीहत सिर्फ हैदराबादियों के लिए नहीं, सारे देश के लिए है। हम भी आपसे यही अपील करते हैं, सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट जरूर पहने। आज तक ब्यूरो।